नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और विदेशी बाजार के संकेत पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई निफ्टी शुरुआती संकेत यहां पर खरीदारी के 11,935 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। हांगकांग के बाजार में 126 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए करीब 104 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अच्छी क्लोजिंग दिखी। राहत पैकेज पर बातचीत जो कि आगे बढ़ी, उसका एक सीधा इंपैक्ट विदेशी बाजार में अमेरिकन मार्केट्स में पड़ता हुआ दिखा। डाउ करीब 113 अंक चढ़ा, वहीं नैस्डैक में 40 अंकों की बढ़त के साथ क्लोजिंग हमने कल रात देखी है। लेकिन चलिए विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझ लेते हैं। राहत पैकेज पर बातचीत कितनी आगे बढ़ी है, इसे भी जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांशु भंडारी जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे आज के लिए पहली रणनीति समझेंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। और अगर आप देखें तो ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में इस समय पॉजिटिव ही एक्शन है। एसजीएक्स निफ्टी भी आपको हल्की सी बढ़त ही दिखा रहा है। स्टिमुलस की आशा अभी भी चल रही है। हालांकि कल की एक वर्बल डेडलाइन थी दोनों पक्षों के बीच में, पर अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत चलती रहेगी और शायद इस हफ्ते के अंत तक स्टिमुलस पर कुछ एक्शन देखने को मिल भी सकता है। इसलिए हमने देखा कि कल शाम भी अमेरिकी बाजार तेजी में ही रहे। डाउ में अच्छी बढ़त आई और शुरुआती सत्र में तो आपने अच्छी गेंस भी देखी। हालांकि टुवर्ड्स एंड ऑफ सेशन थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी और दिन की ऊंचाई से तकरीब 260 अंक फिसला भी डाउ, पर फिर भी 110 अंकों की बढ़त के साथ ही बंद हुआ है। बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने खरीदारी देखी है। ज्यादातर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी एक्शन अच्छा रहा, पर नेटफ्लिक्स का शेयर 6% टूटा क्योंकि उनके नतीजे अनुमान से कमजोर रहे। आज टेस्ला के नतीजे आएंगे तो वहां पर भी हमारी नजर रहेगी। जहां तक स्टिमुलस की बात है, जैसे कि मैं बता रहा था, वैसे तो कल एक वर्बल डेडलाइन थी प्लान को फाइनलाइज करने के लिए, पर दोनों पक्षों के बीच अभी भी बातचीत चल रही है और दोनों पक्षों ने आशा जताई है कि स्टिमुलस पर सहमति बनते हुए दिख रही है। अब दिख रही है, ये कितना एक्शन में कन्वर्ट होता है देखना पड़ेगा, पर ऐसे संकेत आ रहे हैं कि शायद इस हफ्ते के अंत तक अब नए स्टिमुलस पर कुछ फाइनल डिसीजन आते हुए दिख सकता है। आज एक 500 अरब डॉलर के छोटे स्टिमुलस बिल पर वोटिंग की संभावना है, पर अगर बड़े स्टिमुलस प्लान पर सहमति बन रही है तो शायद फिर इस पर वोटिंग नहीं होगी। तो इस समय थोड़ा अनक्लियर है कि फाइनली क्या होने वाला है, पर नजर रखनी पड़ेगी कि बड़े स्टिमुलस पर अगर बातचीत होती है तो शायद फिर इस छोटे स्टिमुलस प्लान पर वोटिंग नहीं होगी। वैसे आज होने वाली थी वोटिंग इस खबरों के मुकाबले। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार यहां पर मिला जुला एक्शन रहा, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था। और कच्चे तेल और सोना यहाँ पर भी हमने हल्की सी खरीदारी देखी, पर एक रेंज में ये एक्शन हो रहा है। तो पूरा का पूरा एक्शन इस समय यूएस के स्टिमुलस प्लान पर निर्धारित है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरा का पूरा एक्शन जो है स्टिमुलस पर की खबरें जो हैं उसी पर निर्धारित है और आप देखिए हफ्ते के अंत तक स्टिमुलस पैकेज को लेकर कोई फैसला आने की उम्मीद यहां पर लग रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। कैश मार्केट में एफआईआईज ने खरीदारी की है करीब 1,585 करोड़ की। डीआईएस ने कैश मार्केट में 1,633 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज की तरफ से 1,709 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आए हैं। तो कैश मार्केट में एफआईआईज कर रहे हैं खरीदारी, लेकिन वायदा बाजार में उनकी तरफ से 1,709 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से ही शुरुआत करना चाहेंगे। अमेरिकी बाजार में स्टिमुलस पर बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है, ऐसे में आप ग्लोबल बाजार के संकेतों को कैसे देखते हैं? मानसिक संकेत अच्छे हैं और कल वैसे डेडलाइन की बात थी, लेकिन डेडलाइन के बावजूद आगे और बात करने पर दोनों पार्टियां सहमत होती हुई दिख रही है। तो छोटा पैकेज एक पहले आ सकता है और उसके बाद भी चुनावों तक ऐसा नहीं कि अब बातचीत बंद होगी और आगे कुछ भी नहीं होगा। तो ये अब से लेकर चुनाव तक ये चलता रहेगा। थोड़ा कभी आपको खबरें ऐसी आएगी कि नहीं पैकेज पर बात नहीं बन रही और मामला बिगड़ रहा है, अब जो कुछ होगा चुनाव के बाद होगा। और कुछ समय बाद आपको ये खबरें सुनने को मिलेगी नहीं नहीं अब फिर से बातचीत हो रही। तो हाँ ना के बीच में ये चलता रहेगा। और मेरा ये मानना बहुत साफ है कि जब तक पैकेज नहीं आता तब तक तो बाजार बड़ी गिरावट दिखाएंगे नहीं पैकेज की उम्मीद में। पैकेज आने के बाद पैकेज किस फॉर्म में कितना बड़ा आता है वो डिसाइड करेगा बाजार कैसे चलना है। तो तब तक तो बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी भी खराब खबर की वजह से अमेरिकी बाजार गिरते हैं पैकेज की बात को लेकर,
तो वापस रिबाउंड होता है। और आप देखिए ना, 3 दिन पहले दुनिया भर के बाजार कोरोना को लेकर सहमे हुए थे, डरे हुए थे, और एक तेज गिरावट 2-2, 3-3% की यूरोप में दिखी है। अब वापस 2 दिन बाद सब कुछ भूल चुके हैं। तो ग्लोबल संकेत मानसी मेरे ख्याल से इससे बेहतर हो नहीं सकते। हाँ, थोड़ी बहुत अमेरिकी बाजार ऊपरी स्तर से 250 पॉइंट गिरकर बंद हुए हैं। कल अब जब बंद हुए तो 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, तो कमोबेश वहीं पर क्लोजिंग मिली है। तो उम्मीद के मुताबिक क्लोजिंग और साथ ही डाउ फ्यूचर्स मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल संकेतों को मजबूती के साथ ही देखना चाहिए। जी, तो ग्लोबल संकेत तो मजबूती की तरफ ही इशारा करे, लेकिन अनिल सर, फिर दिन की पहली रणनीति भारतीय बाजार के लिए आपकी तरफ से क्या होगी? तो शुरुआत हो, कमजोर शुरुआत हो, खरीदारी के मौके होंगे। ठीक उसी तरह से आप देखिए, कल हम यही बात कर रहे थे 7 बजे की, 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स डाउन नीचे बंद हुआ। उसके बावजूद हमारा यही कहना था कि जितना गैप से खुले उतना बेहतर है। आज मैं गैप से खुलने की तो उम्मीद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ जितना सुस्त खुले उतना बेहतर है। आज संभावना पूरी है कि हम 12,000 के आंकड़े की तरफ बढ़ें। तो पहले तो सपोर्ट मैं आपको बता दूं, 11,725, 11,775, 11,825 दिन के लिए ये मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और इस रेंज में अगर बाजार मिले तो डेफिनेटली खरीदारी का मौका होगा। ऊपरी स्तर पर 11,975, 12,025, ये 50 पॉइंट की रेंज सप्लाई जोन है, और यहाँ पर आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। अब जो बड़ी और फ्रेश तेजी बनेगी वो तब बनेगी जब 12,025 को पार करके बाजार टिक जाए और बंद होने की कोशिश करे। उसके बाद आप 12,200 से 12,400 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो एक 12,025 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। तब तक आज के लिए ये ऊपरी जोन है जहां तक बाजार पहुंचने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी मजबूत नजर आ रहा है, 23,900, 24,050, ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। 24,050, 24,100 के आसपास आए तो कहीं भी बैंक निफ्टी को छोड़ना नहीं, वहां खरीदना ही चाहिए। छोटी सी रुकावट है 24,500, 24,600 के आसपास हल्की प्रॉफिट बुकिंग, और एक बार 24,600 पार किया तो फिर मान के देखिए 300-400 पॉइंट ऐसा बैंक निफ्टी चुटकियों में भागेगा, आप देखते रह जाएंगे। तो 24,500, 24,600 आखिरी रुकावट है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए 11,975, 12,025 आखिरी रुकावट है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विदेशी बाजार के संकेत सकारात्मक, वहीं भारतीय बाजार में भी खरीदारी के मौके मिलते हुए दिखेंगे। पहली ट्रेडिंग रेंज काफी इंपॉर्टेंट, इन तमाम लेवल्स को नोट डाउन कीजिएगा। निफ्टी के लिए 12,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश आज होती हुई दिख सकती है। सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें, 11,775 से 11,825, इस दायरे को ध्यान में रखें, सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। वहीं 11,975 से 12,025 की ऊपरी रेंज होगी जिसे आपको मानकर चलना है। 12,025 के पार फ्रेश तेजी होती हुई देखने को मिल सकते हैं। वहीं 12,200, 12,400 की तरफ अगर 12,025 के लेवल्स जाते हुए दिखते हैं तो फिर और ज्यादा तेजी 12,200, 12,400 की तरफ होती हुई भी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी 23,900 से 24,050 के दायरे को ध्यान में रखें, सपोर्ट जोन्स का ये काम करेंगे। वहीं 24,600 के पार अगर ये निकलता है तो फिर 300-400 पॉइंट की तेजी आसानी से देखने को मिल सकती है। तो कई सारे मौके देखने को मिलेंगे। ट्रेडिंग रेंज हर लेवल को आप ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, इसे फॉलो जरूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट खबर अब आपके लिए। यहाँ पर आप देखिए, सरकार जल्द ही फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर का विलय करेगी। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, बताएं। मानसी, जो हमारे सोर्सेज हमको बता रहे हैं वो फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक बहुत गेम चेंजिंग खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बिकॉज जो फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पीएसयूज हैं देश में, उसका मर्जर का प्लान अब वापस टेबल पे आ चुका है। इनफैक्ट बाकी बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर ने इस पे 2-3 मीटिंग्स रिसेंटली ले चुके हैं, और सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं वो है कि 5:1 का मर्जर रेशियो रखा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हर 5 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर एक फैक्ट का शेयर मिलेगा। इनफैक्ट बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि एक एक्सटर्नल एजेंसी हायर कर चुके हैं दोनों, एमएफएल और फैक्ट, जिसमें मैन पावर रैशनलाइजेशन के ऊपर बातचीत चल रही है। अभी जो प्रपोजल मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो सिनर्जी के मर्जर के ऊपर है और बाकी अदर डिटेल्स डिसाइड करने में लगे हुए हैं। लेकिन कंबाइंड टर्नओवर जो अगर मर्जर के बाद होगा वो लगभग 4,000 करोड़ का होगा, और प्लान्स भारत सरकार का ये है कि एफएसीटी, फैक्ट और एमएफएल दोनों को एक डेट फ्री कंपनी बना दिया जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो
जो फैक्ट का डेट है वो अभी लगभग 1836 करोड़ रुपए का है और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का डेट लगभग 1652 करोड़ रुपए का है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि एक कंबाइंड डेट फ्री एंटिटी बनाना बहुत जरूरी है और ये खबर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगी, स्पेशली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर फैक्ट लिमिटेड के लिए। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और ये एक्सक्लूसिव खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो फर्टिलाइजर शेयरों पर फोकस रहेगा। सरकार जल्द ही फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर का विलय कर सकती है और इसी के चलते पॉजिटिव रहेगी ये खबर। अगर ये खबर आ जाती है फर्टिलाइजर शेयरों पर, इस खबर के चलते फोकस रहेगा और खासतौर से मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट से जुड़ी आपके लिए ये एक्सक्लूसिव खबर। आगे बढ़ते हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताई है, आइए देख लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल और इंडसइंड बैंक। अपोलो हॉस्पिटल हमने तेजी देखी है और फिर बाद में करेक्शन हुआ, अब लग रहा है ये वापस ऊपर जाने की जात में है, लेकिन ये स्टॉक के अंदर कोई खास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखता नहीं है। तो ये देखने वाली बात रहेगी, वॉल्यूम बढ़े तब जाके इसको देखना चाहिए। फिलहाल 2240 की कॉल आप ले 54 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए और टारगेट रहेगा 74 रुपए। इसी तरह से इंडसइंड बैंक 640 की कॉल आप 19 रुपए में ले सकते हैं, स्टॉप लॉस 15 रुपए और टारगेट रहेगा 27 रुपए। कहने का मतलब ये है कि अगर आंशिक तौर पे अगर बाजार समझ लीजिए निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे खुलता है तो आप अपने ऑप्शन को करीब 2 रुपए दोनों में कम करते हैं। चलिए, तो दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन रणनीति आपके लिए, एक है अपोलो हॉस्पिटल और दूसरी इंडसइंड बैंक, दोनों में खरीदारी की राय। अपोलो हॉस्पिटल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2240 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से आती हुई, यहां पर टारगेट 74 के देखने को मिल सकते हैं, 40 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, खरीदारी की जा सकती है। वहीं इंडसइंड बैंक आप देखिए 640 की कॉल खरीदने की राय है, 27 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 15 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी, अपोलो हॉस्पिटल वहीं इंडसइंड बैंक। अपोलो हॉस्पिटल 2240 की कॉल, इंडसइंड बैंक 640 की कॉल, यहां पर खरीदने की राय। हर रोज शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल हमारी खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें बाजार का दिन भर का ब्यौरा, सारा का सारा एक्शन, कौन सी खबरें फोकस में रही, अगले दिन के लिए कौन सी रणनीति इंपॉर्टेंट होगी, अगले दिन के लिए कौन सी खबरें रहेंगी और साथ ही शर्मा जी की तरफ से उनके ऑप्शंस ट्रेड, विस्तार से सब कुछ आधे घंटे में हम लेकर आते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी एक खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल न भूलें। खबरों वाले शेयर्स अब जान लेते हैं और बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, सबसे पहले आज काफी सारे नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस के नतीजे, बजाज फिनसर्व के नतीजे और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे। तो निफ्टी की 3 कंपनियां जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इन पे नजर रखें। इसके अलावा कोलगेट, वीएसटी इंडस्ट्री, सिंजीन, जीएमएम फोर्डलर, चेन्नई पेट्रो, जेके टायर, काफी सारी कंपनीज है जो अपने नतीजे देने वाली है मिड कैप्स में, तो यहाँ भी अपनी नजर रखना है। कुछ नतीजे आए आफ्टर मार्केट, उसमें सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक, नतीजे काफी बेहतर है, खासकर मार्जिन के फ्रंट पे देखिए 47% से बढ़ के 52% पे आया है और कंपनी ने 21.3 रुपीज का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो इसके चलते हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों में आपको आज हरकत देखने मिलेगी। एल&टी इन्फोटेक, नतीजे यहाँ भी काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। यहाँ भी जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है 17.4% से बढ़ के 19.8% पे आया और मुनाफे में करीब 9.5% के आसपास का उछाल देखने मिला है। बॉम्बे डाइंग, यहाँ पे भी मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी। ये तकलीफ है, 89 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले कंपनी को करीब 90 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ है, तो नतीजे कमजोर है। IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यहाँ पे मिक्स नंबर्स है, मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 78.9% से गिर के 78.1 और मुनाफा जो है 9% गिरा है। महिंद्रा CI यहाँ नंबर्स वीक है क्योंकि कंपनी का मुनाफा जो है उसमें गिरावट हुई है, मार्जिन भी 11.2% से गिर के 8.8% पे आए हैं और क्रिसिल के नंबर्स भी मिले जुले हैं। आप स्क्रीन पे अपने नंबर्स देख सकते हैं, मार्जिन में गिरावट, मुनाफा 14% गिरा है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पे IPO का अपडेट ले लेते हैं। अब तक करीब 39% जो है इस कंपनी का IPO भर चुका है। सिप्ला कंपनी ने एक नई दवाई जो है वो लॉन्च की है। बजाज ऑटो, सितंबर तिमाही में LIC ने अपना हिस्सा बढ़ाया है, 4.76% से बढ़ा के 6.4% किया है। L&T यहाँ सितंबर तिमाही में FPI ने हिस्सेदारी
26.95% से बढ़ा के 28.16% की है और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी हालांकि घटाई है, 9.32% से घटा के 6.96% की है। सबसे आखिरी में प्रभात डेयरी, तो ये काउंटर आज आपके रडार पे होना चाहिए क्योंकि सेबी ने करीब 1230 करोड़ एस्क्रो अकाउंट में जमा करने के इस कंपनी को आदेश दिए हैं और फॉरेंसिक ऑडिट से जांच में सहयोग ना करने पे सेबी ने ये फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं सेबी का जो रुख है प्रभात डेयरी के खिलाफ थोड़ा कड़क होते हुए नजर आ रहा है, तो इसके चलते ये स्टॉक भी आज काफी हद तक फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा और साथ ही एक्शन रिजल्ट स्पेसिफिक भी होगा निफ्टी स्पेस में और साथ ही कैश सेगमेंट के कई सारे नतीजे हैं जो आते हुए आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। इसके चलते भी बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय, 2 कॉल्स आई हैं उनकी तरफ से, अदानी गैस वहीं सीमेंस, दोनों पर खरीदारी की राय है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से अदानी गैस में खरीदारी की जा सकती है 196 का टारगेट ध्यान में रखें, 188 का स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना होगा। सीमेंस में भी खरीदारी की राय आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है 1330 के टारगेट से यहां पर देखने को मिल सकते हैं, 1265 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं चॉइस ब्रोकिंग की राय डाबर में खरीदारी की है, कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा 549 549 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 515 515 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा। तो 3 कॉल्स हमारी तरफ से अदानी गैस, सीमेंस और डाबर, जहां पर खरीदारी की राय ट्रेडिंग कॉल्स के तौर पर आती हुई देखने को मिल रही है। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपका नजरिया, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव है, साथ ही कई सारी खबरें हैं, रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन है जो कि भारतीय बाजार के लिए भी इंपॉर्टेंट आज के दिन में रहने वाला है। आज के लिए मार्केट का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर यूएस मार्केट की जिस हिसाब से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली एक दिन पहले गिरावट के बाद, और जिस तरह से यहाँ पर पॉजिटिव क्यूज है मॉर्निंग में, तो बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पर ओपनिंग दिखा सकता है। लेकिन मानसी, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी का सेटअप है 11,940 11,950 एक बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है। और हमने कल भी देखा कि बाजार उन लेवल से लगभग क्लोजिंग तक वहां से 50 से 60 पॉइंट की एक इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली। तो इनिशियल ट्रेड मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से इस गैप अप ओपनिंग पर निफ्टी में शॉर्ट करने का हो सकता है। 11,935 11,940 की जोन में अगर निफ्टी खुलता है स्पॉट निफ्टी, तो वहां पर शॉर्ट बनाया जा सकता है। एक छोटा सा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 11,970 11,980 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। 11,880 11,850 तक के टारगेट्स मुझे लगता है इंट्राडे में निफ्टी को देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई गैप अप मिलता है तो मुझे लगता है कि वहां पर एक शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी में मानसी मुझे लगता है कि वहां पर अभी भी 24,550 24,650 के टारगेट्स पेंडिंग हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैटिश नोट पर ओपनिंग मिलती है कल की क्लोजिंग के 24,300 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। बहुत क्लोज इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बहुत छोटा सा 24,200 का स्टॉप लॉस लगाएं और उसको ट्रेल करते चलें। और मुझे लगता है 24,550 24,600 650 तक के अगर टारगेट्स मिलते हैं इंट्राडे में तो वहां पर मुनाफा बांध लें। लेकिन अगर गैप अप निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिले 24,550 24,600 के आसपास की ओपनिंग देखने को मिले, तो फिर मुझे लगता है कि खरीदारी से बचना चाहिए। ऑल इन ऑल वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक तो कल वीकली एक्सपायरी को हम अप्रोच करेंगे, साथ ही साथ आज बाजार के दिग्गज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे कुछ रिजल्ट्स भी ड्यू हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशन रह सकता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरेटिवली देखने को मिल सकती है। मानसी, बिल्कुल। हिमांशु जी, स्टॉक स्पेसिफिक आज कौन सी कॉल्स दे रहे हैं आप? मानसी, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी पर इतना अपबीट नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर कॉशियस अप्रोच के साथ जाऊंगा और मेरा मानना है कि एफएमसीजी एज अ पैक यहाँ पर थोड़ी सी एक जो स्ट्रेंथ है वो दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो डाबर मुझे लगता है कि एक जिस हिसाब से ओआई डेटा है फ्यूचर्स के और जिस तरह से टेक्निकल पोजीशनिंग है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि डाबर में यहाँ पर खरीदारी करके चले। यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि 540 और 550 तक के टारगेट्स डाबर में देखने को मिल सकते हैं और इंट्राडे के लिहाज से यहाँ पर 521 522 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ
मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के एनालिस्ट अमित संजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सोने चांदी की चाल हल्की सी ही सही लेकिन बढ़त हमने देखी है और साथ ही कच्चे तेल में मामूली गिरावट का दौर भी देखने को मिला है। अमित संजेजा से हमने बातचीत की, उनकी कॉल्स एक एक कर आपके सामने रख देते हैं। अमित, गुड मॉर्निंग। गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तीनों पर आपकी रणनीति बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, स्टिमुलस पैकेज के पॉसिबिलिटी के चलते हम देख रहे हैं कि कल से गोल्ड और सिल्वर में दोनों में तेजी का एक रुझान देखने मिला है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड में आज खरीदारी करके चला जा सकता है 50-750 के आसपास, 51-100 के टारगेट से। सिमिलरली सिल्वर में भी अगर हम देखें तो बेस मेटल्स के साथ साथ तेजी दिखाई दे रही है। तो चांदी में भी 62,400 से 500 की जोन में खरीदारी कर सकते हैं और अपसाइड में लगभग 64,000 यानी 63,800 से 64,000 की जोन में टारगेट्स दिए जा सकते हैं। सिमिलरली क्रूड ऑयल में भी हम देख रहे हैं कि यूएस में जो गल्फ कोस्ट है वहाँ ट्रॉपिकल स्टॉर्म के आसार दिखाई दे रहे हैं, जिससे सप्लाई डिसरप्शन होने की आशंका से क्रूड प्राइसेस $41 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन के लिए क्रूड का जो रुख रहेगा वो ऊपर की तरफ होगा। 3,000 के करीब बाइंग की सलाह होगी, 2,960 का स्टॉप होगा और 3,080 का टारगेट होगा। बिल्कुल अमित जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इक्विटी मार्केट्स कमोडिटी बाजार का जायजा विस्तार से हमने समझा, लेकिन साथ ही अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है हमारे पास? गुड मॉर्निंग मानसी। कल एचयूएल के नतीजे आए थे और नतीजे देखिए अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। सीएलएससी की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा गया, लक्ष्य 2,525 से बढ़ाकर 2,600 रुपए कर दिया है। 2,174 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि नतीजे अनुमान से मुताबिक देखने को मिले, लेकिन छोटी अवधि में अगर आप देखें तो कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण काफी ज्यादा माहौल नजर आ रहा है। नेगेटिव सेल्स मिक्स और विज्ञापन खर्च में बढ़ोतरी के चलते हल्का सा आय पर असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते इन्होंने FY 21 से लेकर 23 के बीच में जो आय का अनुमान है इसमें 4 से 5% की कटौती की है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक कल शाम को दमदार नतीजे आए थे। वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है, यहाँ पर इसके बाद जो है सीएलएससी की रिपोर्ट आई, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा गया। लक्ष्य 118 से घटाकर 106 कर दिया, 99 रुपए 90 पैसे के आसपास की कल की क्लोजिंग है। दरअसल हिंदुस्तान जिंक ने करीब 9,000 करोड़ का जो डिविडेंड का कल ऐलान किया है, इसमें से करीब 5,882 करोड़ जो है वो रेट 5842 करोड़ जो है वो वेदांता को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप देखिए स्टॉक पर रिपोर्ट आती है। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।